हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू द लेक्चर। आज जो है दैट इज लेक्चर नंबर 6। प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 5 में हमने डिस्कस किया था अबाउट द एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, राइट। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था अबाउट द बायोलॉजिकल एविडेंस। इसके अलावा हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था दैट इज यूज और डिसयूज ऑफ द ऑर्गन नोन एज लेमार्किज्म, राइट, जिसमें एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था, राइट। और उसके अलावा हमने देखा था मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, जिसमें डार्विन और ह्यूगो डी व्रिस के बारे में हमने डिस्कस किया था। ह्यूगो डी व्रिस जो साइंटिस्ट है उन्होंने बताया था अबाउट म्यूटेशन, राइट। म्यूटेशन के बारे में मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई हुई हैं ऑलरेडी। म्यूटेशन जो है वो लीथल होता है, म्यूटेशन डायरेक्शन लेस होता है, राइट। इट इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, म्यूटेशन इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, राइट। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, राइट। अब ये जो भी साइंटिस्ट थे, डार्विन ले लो आप, लेमार्क ले लो, इन्होंने फिलोसॉफी लेवल पर ये एवोल्यूशन की बातें कही थी, राइट। फिलोसॉफी लेवल पर एवोल्यूशन की बातें कही थी, राइट। मॉलिक्यूलर लेवल पर ये किसी ने बताया नहीं था, राइट, कि कैसे एवोल्यूशन होता है, राइट। तो इसके बारे में जिसने बताया वो थे हार्डीज एंड विनबर्ग, जिसका हम आज टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट। अब इसको शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो उसको एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहला टर्म है population genetics, right? What is population genetics? It is the study of genetic change in a population, right? बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है कि जीन्स लेवल पर जो चेंज हो रहा है एक पॉपुलेशन में, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन जेनेटिक्स। आगे बढ़ते हैं, पॉपुलेशन क्या होता है? अब व्हाट इज पॉपुलेशन स्टूडेंट्स? इट इज अ लोकलाइज्ड ग्रुप, लोकल ग्रुप है, राइट, इंडिविजुअल्स का विच आर बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज, राइट। सो पॉपुलेशन क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, राइट, जो कि सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं और एक पर्टिकुलर एरिया या एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में वो रहते हैं, राइट। तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन, राइट। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीशीज? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज? इट इज अ ग्रुप of population, right? It is a group of population whose individuals have potential to interbreed, right? यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं नीग्रोज एंड वाइट इंडिविजुअल्स, राइट। तो ये क्या है? सेम स्पीशीज है और वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और क्या प्रोड्यूस करेंगे? दे विल प्रोड्यूस वाइबल ऑफस्प्रिंग। वाइबल ऑफस्प्रिंग मतलब ऐसे ऑफस्प्रिंग जो आगे जाके और क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन करेंगे, राइट। सो उसको हम क्या बोलेंगे? वाइबल ऑफस्प्रिंग, राइट। सो स्पीशीज याद रखना है, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, राइट, विच हैव पोटेंशियल टू इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस वाइबल ऑफस्प्रिंग। एग्जांपल याद रखो, एग्जांपल है व्हाइट पीपल एंड निग्रो, राइट। जब भी उनके बीच में इंटरब्रीडिंग होगा, रिप्रोडक्शन होगा, तो जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनकी भी टेंडेंसी क्या होगी? टू रिप्रोड्यूस। तो यहाँ पर ये इसकी बात कही गई है, राइट। सो पॉपुलेशन, स्पीशीज। अब जो लास्ट पार्ट है, जीन पूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। सो व्हाट इज जीन पूल? कलेक्शन ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन एट अ गिवन टाइम, राइट। अब कलेक्शन ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन, सिंपल भाषा में बोलो तो कलेक्शन ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन। याद रखना है जीनोम और जीन पूल दो अलग वर्ड हैं। जीनोम क्या होता है? जीन्स प्रेजेंट इन अ सेल और ऑर्गेनिज्म, राइट। नंबर ऑफ जीन्स, राइट, दैट आर प्रेजेंट इन अ सेल और ऑर्गेनिज्म, इसको हम क्या कहेंगे? जीनोम, राइट। बट जहां तक बात आती है जीन पुल की, जीन पुल में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? कलेक्शन ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन। कहां डिस्कस करेंगे हम? कलेक्शन ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन, राइट स्टूडेंट्स। सो ये जो चार टर्म्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। प्रिसाइजली मैं बात करूं तो जीन पूल ये जो टर्म है ये बहुत ज्यादा काम का है आने वाले टॉपिक्स के लिए, राइट। सो दिस वाज इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें ये चारों टर्म्स आपको याद रखना है, उसको नोट डाउन कर रखना है। लेट्स डिस्कस द हार्डीज-विनबर्ग एक्सपेरिमेंट, राइट स्टूडेंट्स। सो हार्डीज-विनबर्ग एक्सपेरिमेंट, हार्डीज-विनबर्ग इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल और हार्डीज-विनबर्ग
प्रिंसिपल, इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो, राइट। हार्डीज-विनबर्ग इक्विलिब्रियम व्हिच स्टैंड्स फॉर WHE, राइट। अब जैसे कि मैंने अभी बताया कि हार्डीज-विनबर्ग जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो एवोल्यूशन को देखने का जो इनका नजरिया था वो थोड़ा अलग था। इन्होंने किस लेवल पर देखा था? जेनेटिक लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर देखा था, राइट। जो कि डार्विन, लमार्क, राइट, इस तरीके के साइंटिस्ट ने ये चीज नहीं की थी। ह्यूगो डी व्रिस, राइट, इन्होंने ये लेवल पर नहीं काम किया था, राइट। सो इनका जो काम था वो इस तरीके से था कि वो एवोल्यूशन को बहुत ही अच्छे से सपोर्ट कर रहा था, राइट, विद डार्विन। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, बात करते हैं अबाउट द WHE प्रिंसिपल। It was proposed by G.H. Hardy, right, and W. Winberg in 1908. कब किया था इसको? 1908, right। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, इसको स्टडी करते हैं। The frequency of occurrence of alleles, right, the frequency of occurrence of alleles of a gene in a population remains constant, right। जो अलील होते हैं, आप सभी को पता है what are alleles, they are what alternative forms of genes, right। so ये जो alleles हैं, इनका जो occurrence होगा, इनकी जो frequency होगी occurrence की in a population, right। यहाँ पर बहुत ही important words हैं ये, population, frequency, occurrence। alleles का जो frequency होगा in a population, वो क्या होगा? हमेशा constant। constant again बहुत ही important word है, will be constant throughout the generation, right। वो जनरेशन बाय जनरेशन ये जो अलील्स की फ्रीक्वेंसी है इन अ पॉपुलेशन, वो हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट, अनलेस कुछ डिस्टरबेंस ना हो, राइट, अनलेस दी डिस्टरबेंसेस। कौन से डिस्टरबेंस हो सकते हैं? म्यूटेशन, नॉन रैंडम मेटिंग। व्हाट इज नॉन रैंडम मेटिंग, राइट स्टूडेंट्स? तो याद रखना है ऐसे मेटिंग्स जो एक एम के लिए की गई हो या एक डिजायर्ड कैरेक्टर के लिए की गई हो, आर्टिफिशियल सिलेक्शन आप बोल सकते हो, राइट। तो एक एम के लिए या एक मकसद के लिए जो मीटिंग करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन रैंडम मीटिंग, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में, राइट, टू गेट द डिजायर्ड कैरेक्टर इन द प्लांट्स, राइट। सो उसको बोलेंगे नॉन रैंडम मीटिंग। इसके अलावा और भी कुछ डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, राइट। नेचुरल सिलेक्शन ये एक और डिस्टर्बेंस है जिस वजह से क्या हो सकता है? पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन के अंदर इस अलील्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो डिस्टर्ब हो सकता है, राइट। देखो ये कांस्टेंट अलील्स का जो फ्रीक्वेंसी है पॉपुलेशन में, ये कब कांस्टेंट होगा? जब डिस्टर्बेंस नहीं होगी, राइट। मगर अगर डिस्टर्बेंसेस हो गए तो ये जो अलील्स की फ्रीक्वेंसी है पॉपुलेशन में, वो क्या होगी? फ्लक्चुएट हो जाएगी, राइट, चेंज हो जाएगी, है ना। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। It describes a theoretical situation. क्या डिस्क्राइब कर रहा है? Theoretical situation in which a population is undergoing no evolutionary change. तो यहां पर क्या कहा गया है स्टूडेंट्स? देखो यहां पर बोला गया है कि जो अलील्स की फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट होगी। जब अलील्स की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी तो याद रखना है देयर विल बी नो इवोल्यूशनरी चेंज, राइट, बिकॉज वो क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली एक कांस्टेंट तरीके से ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, राइट। तो याद रखना है कि ये जो लाइन है that is the frequency of occurrence of alleles of a gene in a population remains constant, ये क्या शो करता है? there is no evolutionary change। पर अगर वहां पर डिस्टर्बेंस है, राइट, डिस्टर्बेंस मतलब क्या? जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो गई है, तो याद रखना है जब फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील विल चेंज दिस विल रिजल्ट इन एवोल्यूशन, राइट। इसका मतलब क्या? अगर इस तरीके की कुछ डिस्टर्बेंसेस है, म्यूटेशन, नॉन रैंडम मेटिंग, नेचुरल सिलेक्शन, इस तरीके की कुछ डिस्टर्बेंस है, तो दिस विल गिव राइज टू इवोल्यूशनरी चेंज, राइट। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है स्टूडेंट्स की जो पॉपुलेशन में एलील्स का फ्रीक्वेंसी है अगर वो कांस्टेंट है, इसका मतलब देयर इज नो एवोल्यूशनरी चेंज। मगर डिस्टर्बेंस हुआ है, अलील्स के जो फ्रीक्वेंसी है उसमें डिस्टर्बेंस हुआ है, ये क्या इंडिकेट करता है? इवोल्यूशनरी चेंज, राइट। तो इसको याद रखना है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज जीन फ्रीक्वेंसी, राइट।
जीन फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इट इज द फ्रीक्वेंसी विथ विच अ पर्टिकुलर अलील अकर इन अ पॉपुलेशन। सिंपल डेफिनेशन, इट इज अ फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है विथ विच अ पर्टिकुलर अलील, एक पर्टिकुलर अलील एक पॉपुलेशन में दिखता है या रहता है, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद रखना है, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ये क्या बता रहा है? द प्रिंसिपल ऑफ हार्डीज-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। सो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं, राइट। हमने डेफिनेशन के बारे में पता कर लिया, होता क्या है उसका एक आइडिया ले लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। हार्डीज-विनबर्ग प्रिंसिपल विल बी मेंटेन्ड, हार्डीज-विनबर्ग प्रिंसिपल विल बी मेंटेन्ड इन नेचर, राइट। इसका मतलब जीन की जो अलील्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट होगी। वो कब होगी, राइट? वो कब होगी नेचर में? ओनली इफ ऑल दी 5 ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड, राइट। सो यहाँ पर इनडायरेक्टली यही बताया है कि जो अलील्स का अकरेंस है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस है, राइट, इन अ पॉपुलेशन इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कब होगा? जनरेशन बाय जनरेशन, जब ये जो पांच कंडीशंस ये क्या होंगे? सेटिस्फाइड या फुलफिल्ड होंगे, राइट। तो देख लेते हैं वन बाय वन सारी कंडीशंस को। पहला है वेरी लार्ज पॉपुलेशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है? वेरी लार्ज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो है वो क्या होना चाहिए? काफी बड़ा होना चाहिए, राइट। लिविंग ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन बहुत बड़ा होना चाहिए, राइट। ऐसा क्यों? अगर देखो पॉपुलेशन जो है वो स्मॉल होगा तो जो जीन पूल है उसमें चेंजेस जो है वो आ जाएंगे, और ये किस चीज की वजह से होंगे? इट इज ड्यू टू जेनेटिक ड्रिफ्ट। अचानक में चेंज आएगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है? अचानक में, राइट, पता ही नहीं है, राइट। सो हालांकि हम इसके बारे में भी आगे पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी। सो यहाँ पर याद रखना है कि स्मॉल पॉपुलेशन होगा तो जीन पूल जल्दी कंटामिनेट हो जाएगा या उसमें वेरिएशन चेंजेस आ जाएंगे, राइट। दिस इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। सेकेंड, आइसोलेशन फ्रॉम अदर पॉपुलेशन। अदर पॉपुलेशन इसको क्या करना है? आइसोलेट कर रखना है। नो जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो। देखो मान लो कोई अदर पॉपुलेशन का जीन इस पॉपुलेशन में आ गया, राइट। सपोज वी हैव पॉपुलेशन ए एंड बी, राइट। वी हैव पॉपुलेशन ए एंड बी, राइट। है हमारे पास दो पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ए एंड पॉपुलेशन बी, राइट। तो अगर ये आसपास में होंगे तो क्या हो सकता है कि यहां के अलील्स यहां पर आ जाएं, राइट। तो अब ऐसा हो गया तो यहां पर आपको दिख रहा है जीन्स और अलील्स फ्रॉम पॉपुलेशन बी हैव माइग्रेटेड टू पॉपुलेशन ए। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इससे चेंजेस आ जाएगा, और जब चेंजेस आ गया अलील्स में तो इवोल्यूशन हो गया, राइट। तो इस तरीके से इसको समझो। या मान लो ये जो पॉपुलेशन ए है इसके अलील्स यहां चले गए, राइट। तो फिर से यहां पर क्या हुआ? चेंज आ गया, इस पॉपुलेशन में चेंज आ गया बिकॉज यहाँ के अलील्स कुछ यहां पर चले गए, तो अगेन क्या हो गया? यहाँ पर एवोल्यूशन हो गया, राइट। सो ये याद रखना है, आइसोलेशन फ्रॉम अदर पॉपुलेशन। तो इसके वजह से क्या होगा? देयर विल बी नो जीन और माइग्रेशन और जीन फ्लो। थर्ड, नो म्यूटेशन, राइट। म्यूटेशन नहीं होगा तो जो अलील्स का फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, राइट। रैंडम मेटिंग होना चाहिए, नॉन रैंडम मेटिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब नॉन रैंडम मेटिंग होगा तो दिस विल गिव राइज टू अ रिकॉम्बिनेशन। नॉन रैंडम मेटिंग क्या है? जरूरी नहीं है, यहां पर जरूरी क्या है? रैंडम मेटिंग, राइट। रैंडम मेटिंग होगा तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। आगे, नो नेचुरल सिलेक्शन, राइट। ये तो मैंने ऑलरेडी डिस्टर्बेंस के बारे में सब बताया था, तो ये डिस्कस किया है हमने कि नेचुरल सिलेक्शन होगा तो जो जीन की अलील्स की फ्रीक्वेंसी है उसमें आपको चेंजेस दिखेगा, जो कि एक इंडिकेशन है एवोल्यूशन के लिए, राइट। सो अगर नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा तो याद रखना है कि जो अकरेंस है अलील्स का वो कांस्टेंट होगा, राइट। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स याद रखना है कि ये 5 ऐसे क्राइटेरिया है, ऐसे कंडीशंस हैं जो कि क्या करेंगे? जीन या अलील्स का जो फ्रीक्वेंसी है इन अ पॉपुलेशन उसको क्या रखेंगे? कांस्टेंट फ्रॉम स्पीशीज, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, राइट। पहला कंडीशन
पॉपुलेशन साइज बड़ा होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए, आइसोलेशन फ्रॉम दी अदर पॉपुलेशन। थर्ड, नो म्यूटेशन। फोर्थ, रैंडम मेटिंग। एंड द फिफ्थ इज नो नेचुरल सिलेक्शन। सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं विद द टॉपिक। तो यहां पर ऑलरेडी मैंने ऑलरेडी बताया था, राइट। जीन इक्विलिब्रियम मींस जो जीन पुल है वो क्या है, कांस्टेंट। व्हाट इज जीन इक्विलिब्रियम, यहां पर देखो वर्ड आपको दिख रहा है इक्विलिब्रियम, राइट। सो ये इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, इक्वल या कांस्टेंट। तो जीन पुल कांस्टेंट का मतलब है जीन इक्विलिब्रियम विच सेज नो चेंज, राइट। अलील्स का जो फ्रीक्वेंसी है उसमें अगर चेंज नहीं हुआ है सो देयर विल बी नो एवोल्यूशन, जैसे मैंने बताया है, राइट। अब सम टोटल ऑफ ऑल एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज 1, राइट। एक पॉपुलेशन में जितने भी अलील्स हैं उनका सम टोटल कितना होता है, 1। कितना होता है, 1, राइट। अब इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी, राइट। अब अलील मान लो कैपिटल ए है तो उसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे, बाय पी। आई मीन हार्डीज विनबर्ग ने कैसे इंडिकेट किया था उसको, बाय पी, राइट। स्मॉल लेटर्स होंगे, ओके। एंड स्मॉल ए एक अलील है तो उसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे, बाय दी क्यू, राइट। सो अलील कैपिटल ए पी, अलील स्मॉल ए क्यू, राइट। एंड अलील्स आर इन डिप्लॉयड स्टेट, राइट। अलील्स कौन से स्टेट में होते हैं, डिप्लॉयड स्टेट। सो यहां पर देखो क्या होगा, तो यहां पर कैपिटल ए होंगे तो यहां पर हम लिखेंगे पी स्क्वायर। क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर। दो स्मॉल ए होंगे तो हम उसको क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर, है ना। एक ए होता तो पी, राइट। दो है तो पी इंटू पी, पी स्क्वायर, राइट। सेम विथ स्मॉल ए क्यू होता, एक स्मॉल ए होता तो क्यू, दो है तो क्यू स्क्वायर। अब ये कंडीशन है स्मॉल ए एंड कैपिटल ए, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 2p q। इसको क्या लिखेंगे हम, 2p q, राइट। तो अब इसको देखो, हम जो जेनेटिक्स है दैट इज मेंडल्स जेनेटिक्स, उसको हम इससे लिंक कर सकते हैं बहुत इजीली, राइट। सो देखते हैं, ये आपको अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन याद होगा तो वहां पर हमको क्या मिलता है, ये एक कंडीशन होता था, राइट। ये एक कंडीशन होता था और ये एक कंडीशन होता था, राइट। सो यहां पर क्या करो, कैपिटल ए की जगह पर टी कैपिटल सब्स्टिट्यूट करो, स्मॉल ए जगह पर स्मॉल टी सब्स्टिट्यूट करो, राइट। सो यहां पर भी आपको वो सेम चीज दिखाई देगी जो कि मेंडल का ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसको और इस हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को कंपेयर करेंगे, राइट। सो यहां पर देखो, यहां पर आपको क्या दिखेगा, टी टी, राइट। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको पी स्क्वायर, राइट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू को मैंने स्मॉल टी को क्या मैंने बताया करने के लिए, क्यू। सो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको क्यू स्क्वायर, राइट। और कैपिटल टी स्मॉल टी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2pq, राइट। तो ये याद रखना है कि इंडिविजुअल जो अलील्स की फ्रीक्वेंसी है उसको हम कैसे इंडिकेट करते हैं, अगर कैपिटल है अलील है तो p, स्मॉल अलील है तो q, राइट। अब यहां पर एक फॉर्मूला दिया है, ये इसको हम बोलेंगे हार्डीज-विनबर्ग इक्वेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, हार्डीज-विनबर्ग इक्वेशन, राइट। p plus q the whole square will be equal to p square plus q square plus 2pq is equal to 1। q 1 है बिकॉज जो भी अलील्स होते हैं एक पॉपुलेशन में, राइट, टोटल उनकी जो सम ऑफ टोटल होती है फ्रीक्वेंसी वो हमेशा क्या होगी, 1। सो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, p plus q the whole square is equal to p square plus q square plus 2pq is equal to 1। अब मान लो यहां पर p स्क्वायर का जो फ्रीक्वेंसी है वो है 0.4, राइट। इसका फ्रीक्वेंसी है 0.3 और इसका जो बचा हुआ वो फ्रीक्वेंसी होगा, राइट, 0.43 और जो बचा हुआ होगा वो टोटल मिलाकर कितना बनाएगा, 1। समझ में आ रहा है, देखो इसको 0.4, ये 0.3 क्यू स्क्वायर, 2pq, इसमें से जो भी बच गया ये तीनों टोटल मिलाकर कितना बनाएगा, 1, राइट। अब ये लगातार, ये जो फ्रीक्वेंसी अलील की है लगातार हर जनरेशन में कांस्टेंट होनी चाहिए, राइट, कि हर जनरेशन में जो कैपिटल ए है उनका फ्रीक्वेंसी 0.4,
जो स्मॉल है उनका फ्रीक्वेंसी 0.3, राइट। और जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये दिख रहा है आपको, ये होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, हेट्रोजाइगस, राइट। तो यहां पर ये कांस्टेंट होना चाहिए। अगर मान लो कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज हो गया, ये हो गया सपोज 0.5, चेंज हो गया, अलील का फ्रीक्वेंसी क्या हुआ है यहां पर, चेंज, राइट। जब फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है तो ये क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स एवोल्यूशन, राइट। इसका मतलब ये जो अलील्स हैं इनमें क्या आया है, चेंज आया है, राइट। तो अब ये इस अलील वाले जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे, राइट, ये जो अलील वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें उनमें क्या दिखाई देगा आपको, एवोल्यूशन। यही बात कही थी किसने, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल में, राइट स्टूडेंट्स। सो ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, फॉर्मूला याद रखना है। कुछ इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने को भी मिलेंगे, राइट। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम जो ग्राफ है हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल का वो डिस्कस करते हैं, राइट। एक एग्जांपल लेके यहाँ पर है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट, आपको यहाँ पर दिख रहा है, और इस तरफ है आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स, राइट। और यहाँ पर आपको एक बीच में पीक दिख रहा है, राइट, पीक। ये पीक जो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट्स, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो एवरेज मार्क्स वाले हैं वो सबसे ज्यादा है, राइट। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, जो एवरेज मार्क्स वाले हैं वो सबसे ज्यादा है, राइट। सो हम एवरेज मान लेते हैं यहाँ पर 70, राइट। एवरेज जो है वो कितना इंक्लूड करेंगे, 70। तो एवरेज स्टूडेंट्स कितने हैं, सबसे ज्यादा, राइट। तो यहाँ पर ये पीक वो इंडिकेट कर रहा है, राइट। अब इससे कम मान लो ये 50%, वो भी कम है, और यहाँ पर हाईएस्ट मान लो 90%, वो भी क्या है, कम है, राइट। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये ग्राफ बता रहा है आपको, राइट, कि यहाँ पर जो हाईएस्ट होंगे वो कौन होंगे, एवरेज स्टूडेंट्स। तो एवरेज स्टूडेंट्स का जो परसेंटेज है वो 70 कंसिडर करना है, राइट। और मिनिमम जो है वो कितना है, 50%। 50% वाले भी कम है, और हाईएस्ट वाले वो भी क्या है, 90% कम है, राइट। वो भी स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर, कम। अब यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो मार्क्स हैं दे विल डिसाइड द एम्प्लॉयमेंट। क्या डिसाइड करेंगे ये, एम्प्लॉयमेंट, रोजगारी, राइट। तो एम्प्लॉयमेंट को हम मानेंगे नेचुरल सिलेक्शन, इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, नेचुरल सिलेक्शन। सो वी आर कंसिडरिंग एम्प्लॉयमेंट एज नेचुरल सिलेक्शन, राइट। अब यहां पर जो 50% वाले स्टूडेंट्स हैं, राइट, 50% वाले जो स्टूडेंट्स हैं इसको कंसिडर करते हैं, they will take arts, right. 70 they will take commerce, right. और जाहिर सी बात है जो 90 है they will take medical, right, they will take what, medical। अब यहां पर मान लो स्टूडेंट्स कि ये जो एम्प्लॉयमेंट है, राइट, सो ये आर्ट्स के फील्ड में जाएंगे, राइट। ये फील्ड है, इट इज नॉट द सब्जेक्ट, ये फील्ड है, ओके। 50% वाले जो भी हैं वो आर्ट्स के फील्ड में अपना जॉब सर्च कर रहे हैं। 70% कॉमर्स वाले वो किस में अपना जॉब सर्च कर रहे हैं, इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स, एंड 90% वाले इन द फील्ड ऑफ मेडिकल, राइट। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हम एक इमेजिनेशन रखते हैं कि स्कीम है, राइट, जिसके अंडर जो एम्प्लॉयमेंट है वो ज्यादा किसकी है, जिनको कितने परसेंट है, 70%, राइट। मतलब जो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट है उसमें ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो किसको है, 70% वालों को है, राइट। तो इससे अब क्या मिलेगा हमको, देखो ये ग्राफ मिलेगा, राइट। अब इस ग्राफ में आप सभी को पता है ये हो गया 70, ये हो गया 50, ये हो गया 90, राइट। सो अब क्या हो गया यहाँ पर कि जो 50% वाले जो कम पढ़ाई कर रहे थे वो अब क्या करेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे, राइट। और जो 90 वाले वो क्या हो जाएंगे, थोड़े से आलसी, राइट। सो उनकी जो पढ़ाई है वो क्या हो जाएगी, कम, राइट। अब ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज मैंने बताया ना कि जो 70% कॉमर्स वाले उनका एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है,
तो जब आगे, ये आगे की जनरेशन की बात हो रही है, राइट स्टूडेंट्स, ये क्लियर रखना, ये आगे की जनरेशन की बात होगी। तो मतलब जो आगे की जनरेशन वाले होंगे वो क्या करेंगे, किस चीज की कोशिश करेंगे कि 70% आ जाए, राइट, जिससे वो क्या करेगा, उनको कॉमर्स में बहुत अच्छा जॉब मिल जाएगा, राइट। बिकॉज यहाँ पर क्या हुआ है, 50% आर्ट्स एंड 90% मेडिकल, उसका जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो क्या है, कम है। तो आपको कुछ इस तरीके से ग्राफ दिखेगा, राइट। ये एक कंडीशन है। अब दूसरा कंडीशन हम स्टूडेंट्स ले लेते हैं कि जहां पर 90%, दैट इज 90% वाले जो हैं उनको, दैट इज मेडिकल में, राइट। तो यहां पर मान लो गवर्नमेंट ने एक ऐसा स्कीम निकाला जिसमें जो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है वो किस केस में है, मेडिकल। मतलब क्या होगा अब कि जो 50% वाले, नॉर्मली अपना ग्राफ क्या है, नॉर्मली है अपना ग्राफ ऐसा, राइट, कुछ ऐसा ग्राफ है, राइट। तो यहां पर आपको इंक्रीज दिख रहा है, राइट, दैट इज ऑन 90। तो क्या होगा, तो यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स कि जो 50% 70% वाले, वो उनका जो आगे का जनरेशन है वो क्या करेंगे, ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे। ज्यादा हार्ड वर्क क्यों करेंगे, टू गेट 90 सो दैट दे विल गेट अ जॉब, राइट। तो हम हर एक लेवल पर बात करें, नेचर यहां पर क्या कर रहा है, सेलेक्ट कर रहा है, राइट। नेचर को यहां पर सिलेक्शन का दिख रहा है, और वो नेचुरल सिलेक्शन क्या है, एम्प्लॉयमेंट। कब कौन सी एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, राइट। किसी टाइम आर्ट्स कॉमर्स की एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, किसी टाइम मेडिकल की एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। तो उस हिसाब से वहां पर क्या हो रहे हैं, स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, राइट। अब थर्ड केस में देख रहे हैं स्टूडेंट्स, थर्ड केस में क्या दिख रहा है कि ये आर्ट्स और ये मेडिकल, इनकी एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ने बढ़ा दी, मतलब ज्यादा कर दी एज कंपेयर टू कॉमर्स। तो इस केस में अभी अपना नॉर्मल ग्राफ यहां पर मैं बना रहा हूं, राइट, कुछ इस तरीके से होगा, राइट। तो अब यहां पर क्या होगा, देखो ये हो गया अपना नॉर्मल ग्राफ, राइट, ये नॉर्मल अपना ये वाला ग्राफ है। तो इस केस में भी अगेन स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है कि यहां पर पीक है, जहां पर इस केस में क्या था, डिक्लाइन था, राइट। तो यहां पर क्या होगा कि जो कॉमर्स वाले हैं उनके पास दो चॉइस हो जाएगी। इस केस में कॉमर्स वाले के पास दो चॉइस, या तो कम पढ़े टू गेट आर्ट्स, या तो ज्यादा पढ़े टू गेट मेडिकल, राइट। तो यहां पर देखो, मेरा बोलने का जो मेन मोटो था वो क्या था कि यहां पर आपको वेरिएशंस दिखाई दे रहे हैं, वेरिएशन इन मार्क्स 70, 50, 90। तो सेम चीज अलीज में, राइट, है ना। तो वेरिएशन होगा तो वहां पर आपको क्या दिखाई देगा, एवोल्यूशन, राइट। तो ये जो ग्राफ है वो ये चीज को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। जो कि किसने बताया था, डार्विन ने, राइट। डार्विन ने बताया था नेचुरल सिलेक्शन का फेनोमेना, राइट। सो यहां पर वो चीज आपको साफ साफ दिख रही है जिसको किसी और ने नहीं बल्कि हार्डी विनबर्ग ने भी क्या किया था, माना था, राइट स्टूडेंट्स। तो ये ग्राफ अच्छे से आपको समझना है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल, राइट। पहला फैक्टर है जीन माइग्रेशन, ऑल्सो कॉल्ड जीन फ्लो, राइट। इसके बारे में मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोगों को बताया था कि, राइट, बिकॉज ये माइग्रेशन वर्ड से पता चल रहा है, राइट। माइग्रेशन वर्ड से पता चल रहा है कि एक जगह से दूसरे जगह पे जाएंगे, राइट, जीन फ्लो। सेकेंड है जेनेटिक ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट याद रखना है, सडन चेंज, अचानक में कोई चेंज हो जाएगा। म्यूटेशन सभी को पता है, ह्यूगो डी व्रिस का कॉन्सेप्ट है। फोर्थ है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जो कि अराइज होता है बिकॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, राइट। वो किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और फिफ्थ जो फैक्टर है वो है नेचुरल सिलेक्शन, राइट। तो ये 5 फैक्टर्स हैं, इनमें से जो 3 है ये हमको पता है, ये 2 हमको करने हैं, जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो। दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट, राइट। जेनेटिक ड्रिफ्ट करेंगे, इससे पहले हम जीन माइग्रेशन पढ़ लेंगे, उसको एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज जीन माइग्रेशन, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ। सो व्हेन सम इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन माइग्रेट टू अदर पॉपुलेशन, राइट। जाहिर सी बात है, कोई इंडिविजुअल जा रहा है तो उसके अलील्स भी तो जा रहे हैं, राइट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी इसको समझना है। When some individual of a population migrate to other population, or when certain individuals come into a population, जा रहे हैं, subtract हो रहा है, और आ रहे हैं, that means add हो रहा है, right। इसको हम बोलेंगे ई माइग्रेशन और इम माइग्रेशन।
ई माइग्रेशन मतलब क्या होता है? लॉस, सम जीन्स आर लॉस। ई माइग्रेशन मतलब सम जीन्स आर लॉस, राइट। और जब कुछ जीन्स ऐड होंगे तो उसको हम बोलेंगे इमाइग्रेशन, राइट। तो अब यहां पर आपको दिख रहा है कम ज्यादा हो रहा है, तो क्या एलील्स की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है? नहीं है ना, बिकॉज क्या हो रहा है, यहाँ पर जीन फ्लो हो रहा है, एक पॉपुलेशन से जीन या तो जा रहा है या तो दूसरे पॉपुलेशन से आ रहा है। तो यहां पर आपको क्या दिखाई देगा? इवोल्यूशन। क्या दिखाई देगा स्टूडेंट्स? एवोल्यूशन। तो समझ में आ रहा है आपको, जिसको हम क्या बोलेंगे? जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, राइट, विच इज द फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग द हार्डीज-विनबर्ग इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल, राइट। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है माइक्रो एवोल्यूशन। व्हाट इज माइक्रो एवोल्यूशन, राइट। अब एवोल्यूशन जो है देखो हर एक लेवल पर हो रहा है, राइट। एक फिजिकल लेवल, फिनोटाइप लेवल पर भी हो रहा है, मॉलिक्यूलर लेवल पर भी हो रहा है, जीन्स लेवल पर हो रहा है, अलील्स लेवल पर हो रहा है। तो जब अलील्स लेवल या जीन्स लेवल पर एवोल्यूशन होता है उसको हम बोलेंगे माइक्रो एवोल्यूशन। जब जीन्स या अलील्स के लेवल पर एवोल्यूशन हो रहा है उसको हम बोलेंगे माइक्रो एवोल्यूशन, राइट। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। अ चेंज इन पॉपुलेशन जीन पूल, change in population gene pool over a successive generation, right। so इसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रो एवोल्यूशन। जब जीन जो है उसका पॉपुलेशन क्या होगा? चेंज हो जाएगा, राइट। यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा था जीन माइग्रेशन के केस में। सो यहां पर स्टूडेंट्स हम जो सेकेंड फैक्टर है जेनेटिक ड्रिफ्ट, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ऑल्सो कॉल्ड Sewall-Wright effect. It is also called Sewall-Wright effect on the name of the scientists who have given the phenomenon of genetic drift. Right? Already मैंने बताया genetic drift is what? Randomly या फिर अचानक में जो change हो जाएगा. So random changes in gene frequencies. जब भी change होगा हमेशा याद रखना है evolution होगा. This was said by Hardy's-Weinberg equilibrium principle. In a population occurring by chance, right? It occurs by chance, right? अब आगे बढ़ते हैं। by chance से मतलब याद रखना है कोई natural calamities आ गई by chance, right? earthquake, right? volcano. So two important examples of genetic drift are founder effect and bottleneck effect. बहुत ही important concept है founder effect, bottleneck effect. राइट। अब फाउंडर इफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, ये देख लेते हैं, राइट। सपोज ये एक आइलैंड है, इस आइलैंड पर आपको ये अलग अलग अलील्स दिख रहे हैं, राइट। दो अलग टाइप के अलील्स दिख रहे हैं, राइट। अब यहां पर आपको दिख रहा है कि जो रेड वाला है उसका परसेंटेज ज्यादा है, राइट। रेड वाले का परसेंटेज ज्यादा है, राइट। और जो ब्लू वाला है उसका परसेंटेज क्या है? कम है, राइट। इस एरिया में, राइट, इस हैबिटाट में। तो क्या हो रहा है, सपोज ये वाला सेक्शन ड्यू टू अर्थक्वेक, ये वाला सेक्शन यहां से क्या हो गया? अलग हो गया। तो अब क्या होगा, यहां के जो स्पीशीज हैं या मान लो यहां के जो अलील्स हैं ये भी क्या हो गए? अलग हो गए, राइट। हम स्पीशीज को ही कंसिडर करते हैं, राइट, अलील्स को कंसिडर नहीं करते, बिकॉज हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है। डार्विन फिंचेस, राइट, डार्विन फिंचेस में हमने डिस्कस किया है, तो आपको काफी इजी लगेगा ये अब आगे बताने में। तो यहां पर जो फिंचेस थे, अब ये पूरे फिंचेस थे, राइट। सो यहां पर ये जो फिंचेस हैं, राइट, ये इतने फिंचेस इसमें आपको दिख रहा है कि 3 जो है वो ब्लू है, 2 जो है वो रेड है। तो इसका मतलब ये जो एरिया है यहां पर ब्लू वाले ज्यादा है। तो जब ये अलग होगा और ये मल्टीप्लाई होगा, राइट, तो क्या दिखेगा आपको? ब्लू वाले इधर ज्यादा दिख जाएंगे, ब्लू परसेंटेज ज्यादा होगा, राइट, ब्लू का परसेंटेज ज्यादा होगा, और जो रेड का परसेंटेज है वो क्या होगा? कम, राइट। तो ये जो है इसी को हम बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। कुछ फाइंड किया, नया जगह फाइंड किया, नया हैबिटेट फाइंड किया, नए स्पीशीज वहां पर बन रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स। सो इसको हम क्या कहेंगे? फाउंडर इफेक्ट। क्या बोलता है फाउंडर इफेक्ट? लेट्स सी। when small group of individuals called founders leave, तो यहां पर ये फाउंडर्स है, leave
देयर नेटिव प्लेस, ये इनका नेटिव प्लेस था, इन्होंने छोड़ दिया उसको, टू फाइंड अ न्यू हैबिटाट, राइट, टू फाइंड अ न्यू हैबिटाट इन अ न्यू सेटलमेंट, यहां से वो अलग हो गए, may have different genotype frequency, इनका जो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल ही अलग होगा from that of the parent population. डार्विन्स फिंचेस, मैं फिर से बता रहा हूं, एक क्लासिकल एग्जांपल तो नहीं बोल सकते बट एक गुड एग्जांपल है, ठीक है, गुड एग्जांपल भी नहीं बोल सकते स्टूडेंट्स, ये मतलब एक ठीक ठीक एग्जांपल, राइट, इसको हम पूरे तरीके से एप्लीकेबल नहीं मान सकते फाउंडर इफेक्ट को, हालांकि बट इसको काफी बुक में फाउंडर इफेक्ट का एग्जांपल डार्विन फिंचेस को बताया गया है, राइट, ये उस तरीके से वो चीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, फाउंडर इफेक्ट को ये क्लियरली सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बट फॉर द अंडरस्टैंडिंग एक परफेक्ट एग्जांपल है. समटाइम्स फॉर्मिंग अ न्यू स्पीशीज, राइट, तो ये याद रखना है, फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंट जीनोटाइप इन न्यू सेटलमेंट, न्यू सेटलमेंट में विद डिफरेंट जीनोटाइप कोई भी स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है, उसको हम बोलेंगे वेरी इंपॉर्टेंट फाउंडर इफेक्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, फाउंडर इफेक्ट, राइट. तो नए जगह पर नए पॉपुलेशन का यहां पर आपको क्या दिख रहा है, बढ़ाव, इंक्रीज, राइट. सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, दैट इज फाउंडर इफेक्ट. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है अपना सेकेंड type, right, that is bottleneck effect. Bottleneck effect, which is given by, this term bottleneck is given by Stevens. Stevens ने ये term दिया था bottleneck, right. अब इसमें होता क्या है, तो यहाँ पर सपोज ये बॉटल है, राइट, और ये इसका ओपनिंग है, ये इसका नेक वाला रीजन है, राइट. तो अब सपोज ये मार्बल्स हैं, कुछ अलग अलग साइज के मार्बल्स हैं, तो अब इसमें से क्या होगा स्टूडेंट्स, जो मार्बल का साइज छोटा होगा या फिर जो इसमें फिट होकर जा सकेगा वही सब यहां से यहां मूव कर पाएंगे, राइट. तो इस केस में ये जो चार हैं ये यहां से यहां माइग्रेट कर पाएंगे, ये जो बाकी के जो बचे हैं दो ये यहां से वहां माइग्रेट नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द साइज, राइट. तो यहां से यहां पर आपको दिख रहा है ये चारों माइग्रेट कर चुके हैं बिकॉज इनका जो साइज है वो काफी कम है विथ रिस्पेक्ट टू दी bottleneck, राइट. तो अब आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को समझते हैं. तो यहां पर देखो स्टूडेंट्स, नेचुरल कैलामिटी सच एज, राइट, बाई चांस हो रहा है तो यहां पर नेचुरल कैलामिटीज के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे. तो नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक, फ्लड और फायर में ग्रेटली रिड्यूस द साइज ऑफ द पॉपुलेशन. तो इस केस में भी पॉपुलेशन कम हो गया, यहां पर कितने थे, 6, यहां से पास नहीं होने के, यहां से कितने पास हुए हैं, 4, राइट. तो यहां पर पॉपुलेशन रिड्यूस हो रहा है. अब यहां पर पॉपुलेशन क्या हो रहा है, फिर से रिड्यूस क्यों हो रहा है, ड्यू टू किलिंग द इंडिविजुअल्स सडनली किल हो गए बिकॉज ऑफ द नेचुरल कैलामिटीज. अ सीवियर रिडक्शन इन पॉपुलेशन बाय सम नेचुरल कैलामिटी अकर्स, है ना, यहां पर वही हो रहा है, राइट. यहां पर ये एग्जांपल आपको सिर्फ समझने के लिए, राइट. दिस सिचुएशन विथ रिड्यूस्ड जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जाहिर सी बात है जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी कम हो जाएगी, राइट, क्योंकि पॉपुलेशन क्या हुआ है, कम, तो जेनेटिक वेरिएशन भी आपको कम दिखाई देगा और इसी को क्या कहा जाता है, बॉटलनेक इफेक्ट. आगे बढ़ते हैं. अब जो सर्वाइव कर रहे हैं यहां पर ये वाले, अमंग द सर्वाइवर्स, right, certain alleles are overrepresented, certain alleles are overrepresented, मतलब उनका कोई ज्यादा लॉस नहीं हुआ होगा, right. some are under represented, right, कुछ जो है they are what under represented, थोड़े से कम है, और कुछ जो है they are completely eliminated, right. इस केस में आपको ब्लू और रेड दोनों ही दिख रहे हैं और जो बड़े साइज का है वो क्या है, कंप्लीटली एलिमिनेटेड है, राइट स्टूडेंट्स. सो ये दो टाइप थे, राइट, अबाउट द जेनेटिक ड्रिफ्ट. दिस इज द फैक्टर व्हिच इफेक्ट्स द हार्डीज-विनबर्ग इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल, राइट. पहला है फाउंडर इफेक्ट, दूसरा है बॉटलनेक इफेक्ट. ड्रिफ्ट मतलब याद रखना है सडन, अचानक, बाई चांस जो पॉपुलेशन है
लील्स का वो चेंज हो जाता है, राइट। सो दिस वाज about the Hardy's-Weinberg principle और Hardy's-Weinberg equilibrium principle, right students। आने वाला जो लेक्चर इसमें हम और इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। फॉर्मूला याद रखना है P प्लस क्यू द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P क्यूब इज इक्वल्स टू 1, राइट। सो यहाँ पर हम अपना लेक्चर को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।